युवराज कहता है मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे तुम पूरी जिंदगी यहीं पर पड़ी रहो। युवराज की बात सुनकर सुहानी फिर से वहीं लेटकर युवराज से कहती है ठीक है फिर, गुड नाइट। ये कहकर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवराज वहीं बैठे गुस्से से उसे घूरने लगता है। जब सुहानी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती तो युवराज इरिटेट होकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। युवराज के अंदर जाने के बाद सुहानी धीरे से अपनी आंखें खोलकर युवराज के रूम के दरवाजे को देखते हुए कहती है युवराज सर, अंदर तो मैं जाऊंगी और आप ही मुझे अंदर लेकर जाएंगे। ये कहकर सुहानी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर युवराज परेशान होकर अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहानी को कैसे हैंडल करे। सुहानी की जगह कोई और होता तो युवराज 1 सेकेंड में ये मैटर सॉल्व कर चुका होता, लेकिन युवराज सुहानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। युवराज अब समझ गया था कि जब तक वो सुहानी को अपने रूम में नहीं आने देगा वो बाहर ही रहेगी। शिमला में इस समय ठंड का मौसम था और किसी भी इंसान के लिए इस समय इस तरह जमीन पर सोना हार्मफुल हो सकता था, इसलिए युवराज को सुहानी की और भी ज्यादा चिंता हो रही थी। कुछ देर इसी तरह बेचैनी से चलने के बाद युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो अपने रूम की दीवारों को देखने लगता है। उसके रूम की दीवारें सुहानी और युवराज के मॉम डैड की तस्वीरों से भरी हुई थी। युवराज ने उन सबको खुद से तो दूर कर दिया था, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता था। युवराज फौरन सुहानी की सारी तस्वीरें उस दीवार से हटाकर कबर्ड में रख देता है और फिर से अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सुहानी सो रही है। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता उठो, लेकिन सुहानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। सुहानी का जवाब ना मिलने पर युवराज झुककर उसे हाथ लगाते हुए कहता सुहानी उठो, अंदर आ जाओ। सुहानी फिर से युवराज की बात का कोई जवाब नहीं देती। जब युवराज के कई बार आवाज लगाने पर भी सुहानी नहीं उठती तो युवराज इरिटेट होकर सुहानी की तरफ झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने रूम के अंदर ले आता है। युवराज सुहानी को अपने बेड के पास लाकर उसे धीरे से बेड पर लिटा देता है और सुहानी के मासूम चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। आज 3 साल बाद युवराज सुहानी को इस तरह से देख पा रहा था। कुछ देर सुहानी को इस तरह देखने के बाद युवराज बेड के दूसरी तरफ जाते हुए कहता है अपनी एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। युवराज के ऐसा कहने से सुहानी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं देती। युवराज बेड के दूसरी तरफ से एक पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर काउच पर सो जाता है। रात के 2 बज रहे थे। विवेक आराम से अपने रूम में सो रहा था, तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। विवेक खुद से कहता है इस वक्त सभी अपने रूम में सो रहे होंगे, यही सही वक्त है। ये कहकर विवेक अपने बेड से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। युवराज के पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसे विवेक ने बड़ी अच्छी तरह से देख लिया था। विवेक उन सारे कैमरे से बड़ी चालाकी से बचते हुए बंगले के बाहर आ जाता है और सारे गार्ड्स की नजरों से बचते हुए बाउंड्री वॉल से कूदकर घर से बाहर चला जाता है। सुहानी के घर से कुछ ही दूर राठौर मेंशन था। ये सिद्धार्थ के डैड विक्रांत राठौर का आलीशान घर है। युवराज के घर की तरह इस घर में भी हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं। उस घर के अंदर सभी कैमरे की लाइट्स ऑफ थी सिवाय एक कमरे की। उस कमरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहां के सारे सामान इधर उधर टूटकर बिखरे हुए थे। उस रूम की टीवी ऑन थी जिसमें एक न्यूज चैनल चल रहा था। उस न्यूज चैनल में अभी भी युवराज और सुहानी की शादी के वीडियोस चल रहे थे। टीवी के सामने लगभग 30 साल का एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए बैठा था। उसे देखकर मैं ये समझ में आ रहा था कि उसने इस वक्त काफी शराब पी रखी है, लेकिन उसे नशा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो आदमी गुस्से से टीवी को ही देख रहा था। उस टीवी में वो सीन चल रहा था जिसमें युवराज सुहानी की मांग में सिंदूर लगा रहा था। ये देखते ही वो आदमी अपने हाथ में रखी शराब की बोतल उस टीवी की तरफ फेंक देता है। उसके ऐसा करने पर टीवी नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी उसमें वो वीडियो प्ले हो रहा था। वो आदमी और कोई नहीं, विक्रांत राठौर का बड़ा बेटा और सिद्धार्थ का बड़ा भाई विक्रम राठौर था। वो गुस्से से उस टीवी को देखते हुए कहता युवराज दीवान, तू हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। मुझे लगा था कि अब तुम दोनों अलग हो चुके हो और अब मैं सुहानी को आसानी से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन एक बार फिर से तूने उसे मुझसे छीन लिया। लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से सुहानी को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब बात कुछ और है। ये कहते हुए विक्रम के दिमाग में उस रात विशिंग वेल के अंदर का इंसिडेंट चलने लगता है, जब पद्मिनी घायल होकर युवराज की गोद में पड़ी थी और उससे कुछ कह रही थी।
उस वक्त को याद करते हुए विक्रम आगे कहता है, अच्छा हुआ उस रात पद्मिनी युवराज को सुहानी के बारे में कुछ बता नहीं पाई, लेकिन पद्मिनी का शरीर अभी भी युवराज के पास है। मुझे किसी भी तरह से सुहानी को पद्मिनी तक पहुंचने से रोकना होगा। वैसे मेरा ये काम खुद युवराज करेगा। बेवकूफ इंसान, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने 3 साल सुहानी से दूर रहकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। पर कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो ये कहते हुए विक्रम हंसने लगता है। सुबह के 5 बज रहे थे। विवेक उसी बाउंड्री वॉल से कूदकर वापस युवराज के घर के अंदर आ जाता और सबकी नजरों से बचते हुए अपने रूम में जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद युवराज की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही युवराज की नजर अपने बेड पर जाती है, लेकिन वहां सुहानी नहीं होती। सुहानी को अपने बेड पर नहीं देखकर युवराज हड़बड़ाकर उठ जाता है और उसे अपने रूम और वॉशरूम में ढूंढने लगता है, लेकिन सुहानी युवराज को कहीं भी दिखाई नहीं देती। युवराज फौरन रॉबिन को कॉल करता है। कॉल उठाते ही रॉबिन कहता है, सर, सुहानी मैडम बाहर रनिंग के लिए आई हैं और मैं उनके पीछे ही जा रहा हूँ। रॉबिन की बात सुनकर युवराज एक चैन की सांस लेता और फोन साइड में रखकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। युवराज के अंदर जाते ही उसके फोन में फिर से रॉबिन का कॉल आने लगता है, लेकिन वॉशरूम में होने की वजह से युवराज कॉल नहीं उठा पाता। रॉबिन एक के बाद एक लगातार युवराज को कई कॉल्स करता है, लेकिन उसका कॉल आंसर नहीं होता। इधर सुहानी रनिंग करते हुए उस पुराने रोड में आ जाती है। सुहानी पुराने रोड पर आकर रुक जाती है और विशिंग वेल की तरफ देखने लगती है। कल हुए मर्डर्स की वजह से अब वो पूरा एरिया पुलिस ने सीज कर लिया था। सुहानी विशिंग वेल को ही देख रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, वो पत्थर यहाँ नहीं है। उस आवाज को सुनकर सुहानी पीछे मुड़ती है। वहां अर्नब खड़ा था। सुहानी क्यूरियस होकर कहती, अर्नब सर, क्या आपने अच्छे से चेक किया है? अर्नब कॉन्फिडेंस के साथ कहता, हाँ सुहानी, मैंने कई बार चेक किया। जिस तरह के पत्थर का तुम जिक्र कर रही हो वो अब यहाँ नहीं है। मुझे लगता है शायद उसे किसी ने यहाँ से हटा दिया होगा। अर्नब के ऐसा कहने पर सुहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगते। ये देखकर अर्नब कहता, सुहानी क्या बात है, तुम उस एक पत्थर के पीछे इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? ऐसा क्या है उस पत्थर में? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती, अर्नब सर, अभी मैं कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, लेकिन उसमें जरूर हमारे कुछ सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। अर्नब विशिंग वेल की तरफ देखते हुए कहता, थैंक गॉड आज यहाँ किसी की मौत नहीं हुई। सुहानी भी उस विशिंग वेल की तरफ देखते अपने मन में कहती, हाँ अर्नब सर, आज तो यहाँ कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो अगली मौत परसों रात को होगी। अर्नब के दिमाग में एक सवाल आता है और वो जैसे ही सुहानी से वो सवाल करने वाला होता है, तभी वहाँ एक ब्लैक कार आकर रुक जाती है। उस कार से वहां आने पर सुहानी और अर्नब का ध्यान उस कार की तरफ चला जाता है। उस कार से युवराज बाहर निकलता और तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज सुहानी के पास आकर गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी। सुहानी भी उसी अंदाज में जमीन पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती, युवराज सर, वहां से आपकी प्रॉपर्टी शुरू होती है और मैं इस वक्त रोड पर हूँ, तो फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? युवराज के पास सुहानी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अर्नब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इस वक्त एसपी सिंह के साथ यहाँ क्या कर रही हो? इस सवाल का जवाब देते हुए अर्नब कहता, क्यों मिस्टर युवराज, सुबह रनिंग के लिए सिर्फ आप ही बाहर जा सकते हैं, हम नहीं। हम बस रनिंग के लिए बाहर आए थे और इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। युवराज अर्नब को घूरते हुए कहता है, आजकल आप दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहे हैं मिस्टर अर्नब। अर्नब सख्त लहजे में कहता, आप कहना क्या चाहते हैं? युवराज एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको शहर के दूसरे प्रॉब्लम्स पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको सुहानी की प्रॉब्लम से फुर्सत ही नहीं है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी गुस्से से युवराज से कहती है, हाँ युवराज सर, अर्नब सबको मेरी प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र है और वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे हस्बैंड की तरह नहीं कि जब मन किया मुझे अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंक दिया। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज सुहानी से अपनी नजरें फेर लेता है। ये सब देखकर सुहानी वहां से चली जाती है। सुहानी की ये बात फिर से युवराज के दिल पर लगती है। वो अच्छे से जानता था कि अर्नब ने पिछले 3 सालों में सुहानी की बहुत मदद की है और इस वजह से वो अर्नब के लिए काफी थैंकफुल भी था, लेकिन अर्नब अब जिस चीज के लिए सुहानी की मदद कर रहा था वो युवराज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। युवराज को लग रहा था कि ये खुद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं।
युवराज किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहता था, चाहे इसके लिए युवराज को किसी को तकलीफ ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। सुहानी के जाने के बाद अर्नब भी वहां से जाने लगता है। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था, तभी उसे पीछे से युवराज की आवाज सुनाई देती है, एसपी सिंह। युवराज की आवाज सुनकर अर्नब अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़ता है। युवराज अर्नब के पास जाकर गुस्से में कहता है, बंद करो ये सब। अर्नब कहता है, क्या मतलब? अर्नब युवराज के कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो युवराज के सामने अनजान बनने का दिखावा कर रहा था। युवराज अर्नब की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर जानते हैं कि तुम आउट ऑफ द वे जाकर किसी लड़की की इस तरह से मदद कर रहे हो? अर्नब युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो बस युवराज की आंखों में देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रहा था। युवराज आगे कहता है, तुम सब कुछ जानते हुए अपने साथ कुछ लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हो। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो? युवराज इतना ही कह पाया था कि अर्नब उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता, तो क्या मिस्टर युवराज? युवराज अर्नब के चेहरे के बिल्कुल सामने आकर गुस्से में कहता है, तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अर्नब भी युवराज की आंखों में बेखौफ होकर देखते हुए कहता, जो कर सकते हो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। युवराज एक डेविल स्माइल के साथ कहता, लेकिन अब तुम डरोगे। ये कहते हुए युवराज की आंखें लाल होने लगती हैं। युवराज अर्नब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास अर्नब को रोकने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। युवराज जानता था कि जब तक सुहानी के साथ अर्नब का सपोर्ट रहेगा, उसके लिए सुहानी को हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। अर्नब भी युवराज की आंखों को देखकर बिल्कुल नहीं डरता। वो उसी तरह युवराज को देखते हुए कहता है, कोशिश करके तुम देख लो। युवराज कहता, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। युवराज के ऐसा कहते ही अर्नब के पीछे से एक सख्त आवाज आती है, सोचना भी मत। ये आवाज सुनते ही अर्नब के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। अब युवराज के चेहरे का गुस्सा भी बिल्कुल गायब हो जाता है। अर्नब फौरन पीछे मुड़कर देखता है, वहां समायरा खड़ी थी। अर्नब आज पूरे 3 साल के बाद समायरा को देख रहा था। उसकी नजरें समायरा से हट ही नहीं रही थी। समायरा एक नजर अर्नब को देखती और फिर युवराज को गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। समायरा युवराज को घूरते हुए कहती, अगर अपनी ताकत आजमाने का इतना ही शौक है तो अब कोशिश करो। युवराज इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के समायरा को ही देख रहा था। युवराज को खामोश देखकर समायरा आगे कहती, क्या हुआ, डर गए? ये सुनकर युवराज बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। समायरा वहीं खड़े होकर युवराज को जाते हुए देख रही थी, लेकिन अर्नब की नजर कब से समायरा पर ही टिकी हुई थी। युवराज के जाने के बाद समायरा अर्नब की तरफ मुड़ती है। अर्नब बिना कुछ कहे समायरा के करीब जाकर उसे गले से लगा लेता है। युवराज के जाने के बाद समायरा अर्नब की तरफ मुड़ती है। अर्नब बिना कुछ कहे समायरा के करीब जाकर उसे गले से लगा लेता है। अर्नब के ऐसा करने पर समायरा थोड़ा चौंक जाती है। अर्नब ने उसे इस तरह से गले से लगाया था जैसे अगर उसे समायरा को छोड़ा तो वो फिर से कहीं चली जाएगी। समायरा भी आज अर्नब को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी खुशी उसके चेहरे से नहीं दिख रही थी। पिछले 3 सालों से ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब समायरा ने अर्नब की तरह उसे मिस ना किया हो, लेकिन चाह कर भी वो अर्नब के पास वापस नहीं आ सकती थी। कुछ देर के बाद अर्नब ना चाहते हुए भी समायरा से अलग हो जाता और वो समायरा के चेहरे को देखते हुए कहता, कैसे हो तुम? समायरा थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए कहती, मैं ठीक हूँ, और तुम? ये कहते हुए समायरा खामोश जाती है। अर्नब समायरा को देखते हुए अपने मन में कहता, ओह गॉड, ये लड़की हाउ आर यू तो कह नहीं सकती, पता नहीं आई लव यू कैसे कहेगी। मेरा कुछ नहीं हो सकता। समायरा बात को बदलते हुए अपने आसपास देखकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? समायरा का सवाल सुनकर अर्नब भी सीरियस हो जाता है। अर्नब विशिंग वेल की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ कल रात 2 लोगों की मौत हुई है। और समायरा क्यूरियस होकर कहती है, और क्या? अर्नब कहता, इस बार फिर से सुहानी ने वो मर्डर अपने सपने में देखा। अर्नब की बात को सुनकर समायरा के चेहरे की सीरियसनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे अर्नब नोटिस कर लेता है। अर्नब आगे कहता है, समायरा क्या बात है, तुम काफी परेशान लग रही हो। समायरा अर्नब की बात को इग्नोर करते हुए कहती, क्या तुम मुझे उन लाशों को दिखा सकते हो जिनका यहाँ मर्डर हुआ है? अर्नब कहता है, हाँ बिल्कुल। समायरा विशिंग वेल की तरफ बढ़ते हुए कहती, ठीक है, मुझे यहाँ पर भी कुछ ढूंढना है। अर्नब भी समायरा के साथ उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगता है। समायरा उस एरिया को अच्छी तरह से देखने के बाद विशिंग वेल की रेलिंग के पत्थरों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अर्नब को समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा वहाँ क्या कर रही है।
वो समायरा के पीछे चलते हुए कहता है, क्या तुम भी उसी पत्थर को ढूंढ रही हो जिस पर वो निशान है जो युवराज की कलाई पर हुआ करता था? अर्नब की बात सुनकर समायरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अर्नब को शक भरी नजरों से कहती है, और कौन है जो उस पत्थर को ढूंढ रहा है? अर्नब जवाब देता है, सुहानी। ये सुनकर सुहानी के बारे में समायरा फिर से सोचने लगती है। कुछ देर के बाद समायरा अर्नब से कहती है, सुहानी, निशा और विवेक से कहो कि कुछ देर बाद मुझसे घर में आकर मिले। अर्नब कंफ्यूज होकर कहता है, घर में? समायरा बिना किसी भाव के कहती, क्यों, तुम्हारे पास घर नहीं है? ये सुनकर अर्नब खुश होते हुए कहता है, तो तुम मेरे घर चल रही हो? समायरा उसी अंदाज में कहती है, तो मैं और कहाँ जाऊंगी, युवराज के घर में? अर्नब खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस, तुम चलो ना घर। ये कहते हुए अर्नब समायरा को आगे बढ़ने का इशारा करता है और खुद उसके साथ चलने लगता है। अर्नब ही जानता था कि वो आज कितना खुश था। इधर युवराज ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। ड्राइव करते हुए काफी गुस्से में था। युवराज को समायरा का वापस शिमला आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। समायरा का सपोर्ट सुहानी और उसके दोस्तों को उस ओर बढ़ाने वाला था जहां युवराज बिल्कुल नहीं चाहता था। युवराज गुस्से में फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए कहता है, मुझे किसी भी तरह से इन सबको रोकना ही होगा। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि इनका सामना किससे होने वाला है। जब पद्मिनी भी उसके सामने नहीं टिक पाई तो हम उसे कैसे रोक पाएंगे। कुछ देर के बाद सुहानी युवराज के घर आ जाती है। रूम के अंदर आते ही वो देखती है कि युवराज बेड पर बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। सुहानी के अंदर आने पर युवराज भी सुहानी को ही देखने लगता। उसे देखते हुए युवराज को वो बात याद आ जाती है जो सुहानी ने कुछ देर पहले कहा था कि जब युवराज का मन किया उसने सुहानी को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया। जो सुहानी हमेशा युवराज को प्यार से देखा करती थी, अब वो शिकायत भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी ये नजरें युवराज को बहुत तकलीफ देती थी। युवराज को एक नजर देखकर सुहानी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। सुहानी के अंदर जाने के बाद युवराज की नजर अपने लैपटॉप पर जाती है और उसे देखकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती है। युवराज देखता है कि विवेक आधी रात को सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए घर से बाहर जाता है और कुछ घंटे बाद वो वापस आ जाता है। उस वीडियो को देखकर युवराज खुद से कहता है, इतनी रात को विवेक कैमरे से बचकर कहाँ गया था। युवराज के घर में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ हर जगह हिडन कैमरे भी लगे हुए थे। इन्हीं कैमरे की हेल्प से युवराज ने राघव को पकड़ा था। युवराज को अब विवेक पर शक होने लगा था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि चाहे कुछ भी हो, विवेक सुहानी और निशा के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था। लेकिन विवेक का इस तरह से छुप कर जाना युवराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। युवराज यही सोच रहा था, तभी बेड पर रखा सुहानी का फोन बजता है। युवराज देखता है कि सुहानी के फोन पर उसकी पीए का मैसेज आया था। युवराज नोटिस करता है कि इस वक्त वॉशरूम से साइबर की आवाज आ रही थी। इसका मतलब अभी सुहानी के बाहर आने में वक्त था। युवराज सुहानी का फोन उठाकर उसका मैसेज चेक करता है। उस मैसेज में लिखा था कि आज दोपहर 2 बजे सुहानी की विक्रम राठौर के साथ मीटिंग है। उस मैसेज को देखकर युवराज और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर के बाद सुहानी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। सुहानी के बाहर आते युवराज उससे कहता है, तुम विक्रम राठौर से क्यों मिलने वाली हो? युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी फौरन अपना फोन चेक करते गुस्से में युवराज से कहती है, आपने मेरा फोन चेक किया क्या? युवराज सुहानी के पास आकर कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम विक्रम राठौर से क्यों मिलने वाली हो? सुहानी गुस्से में कहती, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहकर सुहानी वहां से जाने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सुहानी को इस वक्त देर हो रही थी क्योंकि अभी वो समायरा से मिलने जा रही थी। उसे इस वक्त युवराज से उलझना ठीक नहीं लग रहा था। वो खुद को युवराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हूँ, इसलिए मेरी उनके साथ एक मीटिंग है। युवराज गुस्से में कहता, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम नहीं जानती कि वो सिद्धार्थ का भाई है? युवराज को एहसास नहीं था कि उसने गुस्से में क्या कह दिया। सुहानी युवराज पर शक करते हुए कहती, क्या कहा आपने? क्या आपको सिद्धार्थ याद है? सुहानी की बात को सुनकर युवराज को एहसास होता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। वो बात को संभालते हुए कहता है, 3 साल पहले विक्रम राठौर के छोटे भाई सिद्धार्थ की मौत हुई थी। विक्रम के डैड विक्रांत राठौर को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसके बेटे की मौत की वजह मैं हूँ। वो कब से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम उनके साथ कोई भी काम करती हो तो वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट मत करो। युवराज बहुत स्मार्टली सुहानी को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। उसे पता था कि सुहानी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे युवराज को कोई खतरा हो।
हालांकि युवराज ने ऐसा सुहानी के लिए ही किया था। सुहानी कुछ देर सोचने के बाद कहती, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे छोड़िए, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। युवराज सुहानी को आगे बहस नहीं करता और उसे छोड़ देता है। कुछ देर के बाद सुहानी, निशा और विवेक अर्नब के घर के लिविंग एरिया में बैठे होते हैं। उन तीनों के सामने अर्नब और समायरा भी बैठे हुए थे। सुहानी समायरा को वो सारी बातें बता रही थी जो कल रात उसके साथ हुई थी, उसके सपने और उन मौतों के बारे में सब कुछ। समायरा सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनने के बाद कहती, क्या उस साये ने उस लड़के और लड़की को उसी तरह से मारा है जैसे मृदुला मारती थी? सुहानी उस पल को याद करते हुए कहती, नहीं, मृदुला इस तरह से लोगों को नहीं मारती थी। उस साये ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। समायरा कुछ देर तक विवेक को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। समायरा के इस तरह देखने से विवेक थोड़ा नर्वस हो जाता है। कुछ देर के बाद समायरा आगे कहती है, मुझे अच्छे से याद करके एक एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ होने से युवराज की शक्तियों पर कोई असर होता है? सुहानी फौरन कहती है, हाँ। सुहानी के इस जवाब से सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सुहानी सभी को बताती है कि जब कभी युवराज की शक्तियां उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो सुहानी के करीब होने पर उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। समायरा को पहले इस बात का अंदाजा हो चुका था। सुहानी की बात पूरी होने पर निशा समायरा से कहती, लेकिन समायरा ये सब हो क्या रहा है और वो साया आखिर है कौन? हमने तो सब खत्म कर दिया था ना, तो ये सब फिर से कैसे शुरू हो गया? अर्नब भी समायरा से कहता, हाँ, हमने तो मृदुला को खत्म कर दिया था ना, फिर वो साया कौन है? समायरा कहती, ये साया वही है जिसकी रक्षा वो तांत्रिक और मृदुला कर रहे थे। सुहानी को अपने सपने में हमेशा यही सुनाई देता था कि वो मृदुला किसी का प्रतिरूप है। मृदुला इसी साया का प्रतिरूप थी। उस तांत्रिक ने मृदुला को इसी का रूप दिया था। सुहानी कहते, लेकिन ये है क्या चीज और इतने सालों से ये कुएं के अंदर क्यों था? विवेक आगे कहता है, और अगर ये मृदुला और उस तांत्रिक से ज्यादा पावरफुल है तो फिर वो दोनों इसकी रक्षा क्यों कर रहे थे? समायरा इन सवालों का जवाब देते हुए कहती, ये साया एक जीवात्मा है जो सदियों पहले उस जगह पर अपनी साधना या फिर एक तरह की तपस्या के लिए बैठा था। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो तांत्रिक और उसके पूर्वज काफी पहले से उसकी रक्षा इसलिए कर रहे थे जिससे कोई उसकी साधना को रोकने की कोशिश ना करे। युवराज की माँ और उसके पूर्वज उसकी उसी साधना को भंग करने के लिए विशिंग वेल के अंदर जाना चाहते थे। उसकी साधना इसी साल पूरी होने वाली थी, लेकिन 3 साल पहले किसी ने उसकी साधना को भंग कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे साथ उस रात को वो सब हुआ। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, लेकिन किसने उसकी साधना को भंग कर दिया था? समायरा निशा को देखते हुए कहती है, इसने। समायरा के ऐसा कहने पर सभी अपनी आंखें फाड़ करके निशा की तरफ देखने लगते हैं। निशा भी कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखने लगती है। समायरा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। निशा हैरानी से लगभग चीखते हुए कहती, लेकिन मैंने ये सब कब किया? समायरा कहती है, उस रात जब हम सब उस कुएं के अंदर गए थे, तब वापस आते वक्त तुमने उस कुएं में गंगा जल गिरा दिया था। वो साया काली शक्ति का स्रोत है। तुमने उस काली साधना में पवित्र गंगा जल डालकर उसके कई 100 साल की साधना को भंग कर दिया। समायरा की बातें सुनकर निशा अब सकते में आ जाती है। कुछ देर तक तो वो बस समायरा को एकटक देखती रहती है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। कुछ देर के बाद निशा खुद को संभालते हुए कहती, आई एम सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। समायरा कहती, तुमने वो किया जो करना बहुत जरूरी था। ये काम करने की कोशिश कई शक्तिशाली लोगों ने की थी, लेकिन कोई भी ये न कर पाया था। उसकी साधना का भंग होना बेहद जरूरी था। अगर उसकी साधना पूरी हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन बिल्कुल सही काम किया है। समायरा की बात सुनकर निशा के चेहरे की घबराहट गायब हो जाती है और वो एक्साइटमेंट के साथ स्माइल करने लगती है। सुहानी समायरा से कहती, समायरा आप तो युवराज सर से मिल चुकी हैं ना, तो क्या आप बता सकती हैं कि हम सब युवराज सर को याद क्यों नहीं है? क्या मेरी तरह उनकी मेमोरी चली गई है या उन पर किसी ने वशीकरण किया है? समायरा सुहानी की बात को टालते हुए कहती, मैं इस बारे में पता करने की कोशिश करूंगी। समायरा की बात पूरी होने के बाद वो तीनों अर्नब के घर से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद अर्नब समायरा से कहता है, समायरा क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि युवराज के साथ क्या हुआ है? समायरा सीरियस होकर कहती, उस पर किसी ने वशीकरण नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक है। समायरा की बात से अर्नब चौंकते हुए कहता, क्या? अगर ऐसी बात है तो युवराज सुहानी को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है?
समारा कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं, लेकिन युवराज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी ऊर्जा बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी। मेरा डर सही था, वो अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी शक्तियां ही उसकी दुश्मन हो जाएंगी। लेकिन मुझे अभी युवराज की नहीं, किसी और बात की चिंता है। अर्णव कहता, कौन सी बात? जवाब में समारा बस एक ही शब्द कहती है, सुहानी। अर्णव कंफ्यूज होकर कहता है, सुहानी? लेकिन क्यों? समारा अर्णव की आंखों में देखते हुए कहती है, राघव ने कहा था कि वो सुहानी को बचाने के लिए उस अघोरी के पास गया था, और वो अघोरी शिमला नहीं आया क्योंकि उसकी समाधि को कुछ ही दिन बचे थे। इसलिए उसने सुहानी को कैलाश पर्वत पर बुलाया था। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे कुछ और ही पता चला। सुहानी के पास शक्तियां नहीं है, लेकिन उसमें कोई तो बात है जिससे वो खुद भी अनजान है। हम सब यहाँ किसी वजह से हैं। सुहानी का भी यहाँ युवराज के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बात कुछ और ही है। अर्णव समायरा की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद समायरा कहती है, यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, हमें जल्द से जल्द चीजों को संभालना होगा। आगे बहुत खतरा आने वाला है और उसके आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा। व्यूअर्स, अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नए एपिसोड लाने के लिए प्रेरित करता है। और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना बेहद पसंद है।